राम राम। चलो सब लोग बढ़िया हो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। राधे राधे, राम राम। चलो सब लोग बढ़िया हो। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए अपने चक्र वृद्धि ब्याज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। चलिए अंकिता, प्रांशु, दिनेश, अंकित, अभिलाषा, राहुल, रीना, गौरव, सीमा, जेम्स, राम नारायण, शिवानी, योगिता, नमिता, राजा, आरती, अंकित, शालू और बहुत सारे लोग हैं। चलिए बुक कब आ रही है? बुक बस रास्ते में ही है। लैपटॉप वाला वर्जन भी आ रहा है जल्दी, एक हफ्ता आप मान के चलिए। हाँ, उमा भारती, ठीक है। राधे राधे। नाम तो खैर पढ़ ही नहीं सकते सबके, सही बात है। चलें करें स्टार्ट। ओके, चलिए जी शुरू करते हैं। देखिए इस वाले सवाल को जरा। किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों में 5% ब्याज दर से 252 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो साधारण ब्याज कितना मिलेगा? कल हमने शुरू किया था सीआई और एसआई पर मिक्स क्वेश्चंस, वही वाले आगे हैं। फिर कुछ और सवाल आएंगे, फिर आज तिमाही छमाही तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे, वो वाले सवाल भी अपने आ जाएं, है ना। चलो ठीक है। ठीक है। नहीं शुभम, देखो निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 5% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज, अगर 3 साल हो और ब्याज की दर 5% हो तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? ये मिलेगा आपको अब पता ही होगा, 15.76। इतना ही ले लेते हैं। समान धनराशि पर समान समय समान दर पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा? तो वो कितना मिलेगा? 15% मिलेगा। आप चाहो तो इसको पूरा ही ले लो, 7625, है ना। तो आपसे कहा है 252 रुपए 20 पैसे चक्रवृद्धि ब्याज है, मतलब ये 15.7625 है। तो 15% कितना होगा? साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है ना। तो इसको आप अब लगभग अगर मानकर करेंगे, मेरे ख्याल से आंसर काफी क्लोज आना चाहिए। 240 इसका शायद आंसर आ सकता है, क्योंकि देखो 15.76 ये है और 15, मतलब आंसर थोड़ा करीब ही होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि शायद 240 आंसर हो, है ना। लेकिन पूरा सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। आप लोग क्या सोचते हो वो बताओ, है ना। 240 आ रहा है, ठीक है। थोड़ा लगभग मान के करेंगे, अदरवाइज फिर पूरा पूरा आप कर ही सकते हो। 240 इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम इसको ट्री मेथड से भी करेंगे तो भी टाइम लगेगा। मेथड तो कोई सी भी लगाएंगे टाइम तो लगेगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। ठीक है, ट्री मेथड से किया है, कर सकते हैं ट्री मेथड से भी। आठ प्रतिशत दर से 3 वर्षों के लिए निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों पे 16,000 के चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है ना। देखो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि जितना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट का आधा लगेगा। जितना चक्रवृद्धि ब्याज लगना है उसका आधा कर देंगे तो वो साधारण ब्याज के बराबर होगा, है ना। साधारण ब्याज पर दी गई राशि कितनी है? देखो हमें नहीं पता मूलधन कितना है,
ब्याज की दर कितनी 8%, समय कितना है 3 साल। तो एक निश्चित मूलधन पर 8% के हिसाब से 3 साल में जितना साधारण ब्याज मिलेगा वो 16,000 रुपए पर 10% की दर से 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का आधा होगा। अब 10% का 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, तो वो होता है 21%, 21%। इसको करेंगे हल। ठीक है, मूलधन पर 8% के हिसाब से 3 साल में जितना साधारण ब्याज मिलेगा वो 16,000 रुपए पर 10% के 2 साल के हिसाब से जितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलना है उसके आधे के बराबर होगा। इसलिए हमने 10% का 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 21% होता है, और उसका अगर आप आधा कर दोगे तो वो साधारण ब्याज के बराबर होगा। बस इतना अब हमें हल करना है। ठीक है, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचेगा मूलधन। 16,000 में 2 का भाग देंगे तो ये 8,000 बचेगा, सामने 21 है, 8 तिया 24 नीचे चला जाएगा। बस इसको हल करना है और सीधा आंसर आ जाएगा। तो 3 से कैंसिल कर देते हैं, 3 से 8 बार, 3 से 7 बार, 8 से कैंसिल होगा 1000 बार, 1000 का 7 में गुणा करेंगे तो मूलधन कितना होगा जिसपे साधारण ब्याज लगेगा वो आपका 7,000 होगा। ये आपका आंसर है 7,000। ऑप्शन सी इज द आंसर। आ रही बात समझ में? हाँ जी, ठीक है। किसी मूलधन पर 8% के हिसाब से 3 साल में जितना साधारण ब्याज लगेगा वो 16,000 पर 10% 2 साल के आधे के बराबर होगा। बस फ्रेमिंग सही कर दो, काटा पीटी, और फिर आंसर आपके सामने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, टाइप 12 क्वेश्चन नंबर 35। पढ़ो। इसका करने का तरीका अभी तक हमने जितना भी करा है उससे थोड़ा डिफरेंट है, मैं बताता हूं। ठीक है, देखो ये एक ऐसा सवाल है जहां पे हमें मूलधन या प्रिंसिपल कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, है ना। और मानते कैसे हैं मैं आपको वो भी सिखाता हूं। सबसे पहले देखिए दर क्या है। हमसे कहा गया है कि दर है 8 सही 1/3%, है ना। और 8 सही 1/3% जो है, क्या वो 1/12 होता है? आपने प्रतिशत चैप्टर में ये सीखा है ना। 12×8 = 96, बचेगा 4/12 यानी 1/3। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि कितने साल का प्रश्न है। 1 साल का तो होगा नहीं, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, उतना हम कर देंगे। जैसे यहां 12 आया ना तो यहां 12 लिख लो। अगर 2 साल का सवाल है तो वर्ग कर दो, 3 साल का सवाल है तो घन कर दो, 4 साल का सवाल है तो घात पे 4 कर दो। जितने साल का सवाल होगा उतना कर देंगे। और ऐसा क्यों? अब आप बोलोगे सर मानने को तो 100 भी मान सकते हैं, लेकिन 100 का 1/12 निकालने में दशमलव आ जाएगा ना। हमें ऐसी संख्या माननी है जिससे दशमलव की स्थिति ना बने, ताकि अपना कैलकुलेशन आसान रहे, है ना। तो हमने यहां पे देखा कि भैया दर है 1/12, और देखो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब यहां 2 साल की बात हो रही है, तो आप इसका वर्ग कर दोगे तो आप यहां मूलधन कितना मानोगे कि माना यहां मूलधन कितना है 144। अगर 3 साल का सवाल होता 12 का घन करते 1728 रुपए मूलधन मानते, लेकिन फिलहाल 12 के वर्ग से काम हो रहा है, कोई दिक्कत अपने को नहीं है ना। आगे सुनिए, अब हम यहां ट्री मेथड बनाएंगे। पहला साल, दूसरा साल, हमारा मूलधन कितना है 144 और ब्याज कितना लगेगा 1/12, तो 12 12, फिर 12 का 1/12 कितना हो जाएगा 1। तो पहले साल का ब्याज कितना है 12, दूसरे साल का ब्याज कितना है 13। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनना, इन्होंने क्या बोला है, दूसरे साल का ब्याज 9.1 है, 2 साल का नहीं, दूसरे साल का। तो दूसरे साल का ब्याज कितना है 13 यूनिट्स, जो रियल में कितना है 9.1 रुपए, है ना। दूसरे साल का ब्याज हमारे हिसाब से 13 आ रहा है,
जबकि वास्तव में वो 9.1 है। तो मूलधन कितना होगा? तो देखो 9.1 रुपए अगर 13 यूनिट्स के बराबर है तो मूलधन कितना? गुणा करेंगे 144 से। इसको करेंगे अब हम हल। 13 से कैंसिल करेंगे, 13 सते 91 यानी 7 का गुणा करेंगे, 7 चौक 28 का 8, हासिल का 2, 28 और 2 हो गया आपका 30, कैरी हो गया 3, 7 और 3 10, तो यह आएगा आपका 100.8। ये एक्चुअल में रियल का मूलधन है, ऑप्शन ए। थोड़ा लेवल का सवाल है, समझने पे ध्यान लगाना। और कोई भी अगर ऐसा है जिसने पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो पहले वो देखो, बीच में से मत पढ़ो। ठीक है, बात समझ आ रही है? देखो फिर से बता रहा हूं, 8 से ही 1/3% का मतलब 1/12, तो 12 को देखते हुए मूलधन हमने माना। 2 साल का सवाल था तो वर्ग कर दिया, 3 साल का होता घन करते। 144 का 1/12, 12 ब्याज लगा, फिर 12 लगा, 12 का 1/12 1। दूसरे साल का ब्याज 9.1 है तो दूसरे साल का ब्याज कितना है? 13, जो वास्तव में 9.1 है। तो 9.1 अगर 13 यूनिट थे तो मूलधन कितना, इसलिए गुणा करेंगे 144 का। आपका आंसर आएगा 100 रुपए, 100.8 रुपए, 100.8। ठीक है, समझ आया? यहां पे यही वाली मेथड लगेगी, ट्री मेथड। रेशो मेथड यहां काम नहीं कर पाएगी। और कोई तरीका इसका नहीं है। चलो अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। ये एक बहुत भयंकर एडवांस लेवल का सवाल है, एकदम चुपचाप हो जाओ, फुल स्क्रीन करो और इसको पढ़ेंगे अपन, है ना। एडवांस लेवल का भी एडवांस लेवल क्वेश्चन है ये, पहले आप पढ़ो फिर मैं समझा रहा हूं। पढ़ने पे ध्यान लगाओ, कमेंट बंद करो। बिल्कुल। पढ़ लिया सभी ने? देखो आपसे कहा है तीसरे साल और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 23:7 है। ब्याज की दर बताइए। मेथड इतनी आसान है कि जैसे यहां 7 आया, हमेशा उसका 3 गुना करेंगे। 7 या 21, इसमें से 21 चला गया तो बचेगा 2, नीचे रखेंगे 7, गुणा करेंगे 100 का, तो यह आ गया आपका 200/7। ये आपके प्रश्न का आंसर है। लेकिन इसको समझाने के लिए मुझे बहुत लंबा चौड़ा आपको सिस्टम समझाना पड़ेगा, तो मैं एक अलग पेज पे आपको इसका फंडा समझाता हूं, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, बहुत गजब की चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर आप मेरी बात मानते हैं तो फुल स्क्रीन कर लो, सिर्फ 5 मिनट के लिए, है ना। आपको मजा आ जाएगा, आप बोलोगे सर इतना गजब की चीज हमने सोची नहीं थी। ठीक है, मैं कमेंट पढ़ूंगा ही नहीं आपके इसको समझाने तक। देखो 10,000 का 10%, पहले साल का ब्याज। मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं ना, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई वो इतनी आसान नहीं है, उसका कंसेप्ट हम समझ रहे हैं। 10,000 का 10%, फिर 10%, फिर 10%, फिर 1,000 का 10% कितना होता है? 100। इधर भी आप दोगे 100, इसका भी देंगे आप 100, है ना। और इसका 10% कितना होता है? 10। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब मैं आपको यहां क्या बोल रहा हूं कि तीसरे साल के 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात बताओ। तो मुझे एक बात बताओ, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1, 2, 3 हजार, और ये सबको अगर जोड़ोगे तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 1300
1310 रुपए, 1000 ये हो गया आपका, सॉरी 3310 रुपए, 3310 रुपए। और साधारण ब्याज कितना आएगा? साधारण ब्याज 3000 आएगा। तो दोनों में कितने का अंतर आ गया? 310 का। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 1000 1000 100, यानी ये होगा 2100। साधारण ब्याज कितना होगा? 2000। तो अंतर कितने का आएगा? 100 का। तो इनका अनुपात कितना बनेगा? इनका अनुपात बनेगा 21:10। ये चीज यहां पर है, ये जो आपको बोल रहे हैं ना, 3 साल और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का अनुपात, ये बात चल रही है यहां पे, है ना भाई। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सबको जोड़ दिया तो 3310। साधारण ब्याज कितना? 3000, तो अंतर कितना? 310। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2100, साधारण ब्याज 2000, तो अंतर कितना? 100, है ना। अब यहां पे आपको मैं एक बात बता रहा हूं, सुनना। देखो होता क्या है, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, पहले साल की वैल्यू हमेशा सेम आती है। अगर यहां ए आया है तो यहां भी ए आएगा, यहां भी ए आएगा, ठीक है। फिर दूसरे साल क्या होता है, ये तीनों वैल्यू सेम होती है, यहां बी आएगा तो यहां भी बी आएगा और यहां भी बी आएगा, और ये वैल्यू हमेशा अलग होती है। तो इसको हम नाम दे देते हैं कि ये पता है कितनी हो जाएगी, ये आपकी आ जाएगी यहां पे सी। कितनी आ जाएगी? ये सी आ जाएगी। दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा है ना। ये तीनों वैल्यू हमेशा सेम होगी, ये तीनों सेम होगी, और ये हमेशा अलग होगी, ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, है ना। होता क्या है कि कोई मूलधन होता है, कोई प्रिंसिपल होता है ना। इस प्रिंसिपल पर लगता है ब्याज, तो प्रिंसिपल पे ब्याज लगा तो ए आया, ए पे ब्याज लगा तो बी आया, और बी पे ब्याज लगा तो सी आया। यही खेल होता है। 10,000 का 10%, 10,000 का 10%, 1000, 1000 का 10%, 100, 100 का 10%, 10, ऐसे ही ट्री चलती है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा, यहां पे इसको अब मैं वापस हटा रहा हूं, है ना, ध्यान से सुनते जाना। ये आपका 310 था और ये आपका 100 था, ठीक है। अगर मैं कहूंगा कि तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ, तो मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है कि पहली वाली जो लेयर होती है ये हमेशा कॉमन होती है। चक्रवृद्धि ब्याज में एक्स्ट्रा हमेशा उसके नीचे होता है ना। तो 100, 200, 300 और 10, डायरेक्ट 310 आ सकता था, मतलब इसको हम अगर नहीं भी चाहते तो भी हम डायरेक्ट 310 ला सकते थे, क्योंकि ये तो कॉमन है। इतना साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, इसके नीचे कितना है? 100, 200, 310, 310 आ गया, है ना। अब अगर मैं आपसे 2 साल का बोलूंगा तो ये कॉमन है, तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज अतिरिक्त कितना हो रहा है? 100, तो ये आ गया, ठीक है। इसको मैंने क्या नाम दिया? इसको मैंने नाम दिया बी। ये जो है ये क्या है? ये अपने आप में बी है ना। अच्छा, ये तीनों क्या है? अगर ये बी है तो ये भी बी है, ये बी है और ये सी है, तो बी प्लस बी प्लस बी, मतलब ये अपने आप में किसके बराबर है? ये 3b प्लस सी के बराबर है। भाई यहां 100, यहां 100, यहां 100, 3 बार बी आ गया, 1 बार सी यानी 10 आ गया, तो ये अपने आप में 3b प्लस सी के बराबर है और ये बी के बराबर है। आ रही बात समझ में? अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आखिरी बात सुनना, बस अपन अब एकदम करीब पहुंच चुके हैं। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, मान लीजिए पहली, मुझे नहीं पता कि यहां पे क्या आएगा, है ना, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। मैं आपसे कहूं कि b की वैल्यू 100 है, तो आप बोलोगे सर यहां 100 आएगा, यहां 100 आएगा और यहां 100 आएगा, तो इनका टोटल कितना हो गया? 300। 300 निकालो तो कितना बचेगा? 10। तो यहां सर कितना आएगा? 10 आएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। अगर b की वैल्यू 100 है तो 100 100 100, 300, 300 गया तो कितना बच रहा है? 10, मतलब यहां 10 आएगा। तो 100 पे 10 रुपए ब्याज लगा होगा, तो 10 रुपए 100 का कितना परसेंट है? तो आप बोलोगे सर ब्याज की दर कितनी है? 10% है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। मैंने कहा कि तीसरे साल के सीआई और एसआई का अंतर है 23,
और दूसरे साल के सीआई और एसआई का अंतर है 7। अब आपको पता चल गया कि ये अपने आप में बी होता है और ये अपने आप में 3b प्लस सी होता है ना। अच्छा, आपको पता है कि पहली लेयर ए होती है, फिर बी आता है और फिर सी आता है। अगर बी की वैल्यू 7 है तो यहां पे 7 आएगा, यहां पे 7 आएगा और यहां पे 7 आएगा। तो 7 तिया तो 21 हुआ, ये 23 है, तो 7 7 7 21 गया, तो बचा कितना हमारे पास? 2 बचा। तो 7 पे 2, भाई देखो मूलधन पे ब्याज लग के ये आया होगा, इस पे ब्याज लग के ये, इस पर ये, तो 2 रुपए ब्याज लगा 7 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा ब्याज की दर कितनी आ जाएगी? 200/7। ये आपका आंसर है। कितने लोगों को यह समझ में आया? यस या नो करके बताइए। खेल समझ में आया भाई, इसलिए मैंने कहा 7 तिया 21, 21 गया, बचा 2, 2/7 गुणा 100, ब्याज की दर 200/7। आया मजा? ये आपको मैंने एसएससी सीजीएल मेंस लेवल का क्वेश्चन कराया है। मजा आया? ठीक है भाई, दूसरे साल का अंतर हमेशा ये होता है, ये तो कॉमन होता है, ये 7 है और यहां 7 आता है तो यहां भी 7 आएगा। तो 7 तिया 21, 7 3 21, 21 गया तो बचा कितना? 2। तो 7 पे 2 रुपए ब्याज लगा होगा, 2 रुपए ब्याज 7 पे लगा, ब्याज की दर 200/7। ठीक है। चलो आपको एक बार और मैं बता रहा हूं, इस सवाल को और देखो। देखो, तीसरे साल के सीआई और एसआई का अंतर कितना है? 29 है। दूसरे साल के सीआई और एसआई का अंतर कितना है? 9 है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि पहली लेयर ए होती है, फिर बी 3 जगह सेम आता है और सी होता है। आप तो इसको पकड़ो, आपको पता है कि ये बी है। अगर यहां बी है तो देखो यहां भी 9 आएगा, यहां भी 9 आएगा, यहां भी 9 आएगा, तो 9 तिया 27 हो गया, 27 हो गया, जबकि ये तो 29 है। तो 9 तिया 27, तो बचा कितना? 2। तो 9 पे ब्याज लगा होगा 2 का, तो 2 ब्याज लगा किस पे? 9 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। 1/9 11 11, तो 2/9 क्या होता है? 22 सही 2/9%। ये आपके प्रश्न का एकदम सुंदर आप ही की तरह आंसर है, डी वाला। ये खेल है कंसेप्ट का, डी इज द राइट आंसर। मजा आ भी गया, मजो आ भी गयो। जो शुरू से पढ़ रहा होगा ना, उसको एक बार में समझ में आया होगा, और जो आज से पढ़ रहा होगा उसको 10 बार में भी समझ नहीं आएगा। आप पहले पुराना देखिए। बिल्कुल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अब बताओ कितना आसान हो गया ये, है ना। आपने देखा 9, 9 तिया 27, 27 निकल गया, बचा कितना? 2, 2/9। मतलब मेरे हिसाब से तो केवल इतना ही करने लायक है, इतना सा करने लायक है अगर आप फंडा समझोगे तो। ये तो और आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, करना तो मात्र इतना है। ठीक है, चलिए अब यहां से आपका शुरू हो रहा है 6 माही और तिमाही वाला फंडा। 6 माही को इंग्लिश में बोलते हैं हाफ ईयरली, ठीक है भैया, और तिमाही को इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टरली। पहले इनका थोड़ा सा आपको बेसिक समझाता हूं कि ये चीजें क्या हैं। आज तक आपने जितना पढ़ा है, आज तक मतलब कि अभी हमने साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में जितना भी पढ़ा है वो पढ़ा है वार्षिक, लेकिन अब तिमाही, छमाही का फंडा आएगा। देखो,
वार्षिक का मतलब होता है साल में एक बार ब्याज लगाना। ठीक है, अगर वर्ष में एक बार ब्याज लगे तो उसे बोलते हैं वार्षिक गणना। अगर 6-6 महीने में ब्याज लगे तो उसको बोलते हैं 6 माही गणना, है ना। और अगर 3-3 महीने में साल में 4 बार ब्याज लगे तो उसे बोलते हैं तिमाही गणना, क्वार्टरली, है ना। त्रैमासिक, जैसे अपनी स्कूल में नहीं होती थी तिमाही परीक्षा, 6 माही परीक्षा, 9 माही परीक्षा और वार्षिक परीक्षा। तो तिमाही परीक्षा 3-3 महीने में होती थी 4 बार, 6 माही परीक्षा 6-6 महीने 2 बार, वार्षिक साल में 1 बार। आ रही बात समझ में? तो यही चीज यहां पर है, इसको हम सीखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको भी पहले 6 माही का फंडा समझाता हूं, इसका आपको बेसिक समझाता हूं कि 6 माही में हम क्या करते हैं। कभी भी अगर 6 माही वाला सवाल आता है, 6 माही सवाल आता है या हाफ ईयरली क्वेश्चन आता है, इसका मतलब यह होता है कि आपको 6-6 महीने में ब्याज की गणना करनी है। मान लीजिए कि टोटल आपके पास एक वर्ष यानी 12 महीने हैं, तो आप इसको 6-6 महीने में बांटोगे, शुरू के 6 महीने, आखिरी के 6 महीने, है ना। मान लीजिए ब्याज की दर 10% है, हम साल में 10% ब्याज लगाना चाहते हैं, तो साल का 10% मतलब शुरू के 6 महीने 5%, अगले 6 महीने 5%, है ना। तो आप यहां पे लॉजिक समझने की कोशिश करिए। जब भी 6 माही वाला प्रश्न आएगा, दर को हमेशा आधा करेंगे, रेट को आप हमेशा हाफ करेंगे, है ना, और टाइम को, समय को हमेशा आप दुगना करेंगे। ये इसका मेन कंसेप्ट है। देखो यहां 10% ब्याज की दर थी, आपने 6-6 महीने के चक्कर में उसको 5-5% में बांट दिया। कितनी बार बांट दिया? 2 बार बांट दिया। तो आपने दर को आधा कर दिया और समय मतलब उसका कैलकुलेशन कितनी बार कर दिया आपने? 2 बार कर दिया। ये यहां चलेगा। तो जब भी 6 माही सुनो, दर को आधा, समय को दुगना, और नॉर्मल तरीके से आप उसको करो। जैसे मैं आपको ये सवाल करके बता रहा हूं, आपसे कहा कि मूलधन कितना है भैया? 1,60,000 रुपए, है ना। समय कितना है? 2 वर्ष, और दर कितनी है? 10%। लेकिन गणना कैसी करनी है? गणना करनी है 6 माही। 6 माही सुनते ही समय का होगा दुगना और दर का होगा आधा। तो ये बन गया 4 साल और ये बन गया आपका 5%। तो अब आपका क्वेश्चन ये बन गया। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? मतलब 5% की गणना 4 बार करनी है। 6-6 महीने में 2 साल में 4 बार कैलकुलेशन होगा। तो अब आप इसको बस हल करोगे। तो देखो 1,60,000 रुपए ये हो गया। मैंने आपको कई बार बताया है कि 5% का चौथा साल कितना होता है? वो होता है 21.55062 लेकिन आप इतना न भी याद रखें, इतना भी याद रखें तो पर्याप्त है। तो 1,60,000, 21.55, परसेंटेज का 100 और दशमलव के बाद 2 अंक और, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 गया। अब इसको हल करेंगे। 16 पंजे 80, 8, 80 8 88, फिर से 8, 16 8 24 4 और 32 और 2 34। तो आपका आंसर लगभग, ये लगभग हमने निकाला है ना, लगभग हमारा आंसर 34,480 के आसपास आएगा। और ऐसा एकमात्र ऑप्शन है, वो है सी, 34481। ये आपका आंसर है। तो ये इतना अच्छा तरीका है कि बस रेट और टाइम को बदलो और फिर नॉर्मल जैसे आप अभी तक करते आए थे एज इट इज करिए, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दर आधा, समय दुगना, और फिर नॉर्मल प्रश्न जैसा हल करो, कोई परेशानी नहीं। ठीक है भैया। ठीक है, एक सवाल आपको और समझाते हैं। देखो, सीता ने 5,000 रुपए की राशि 10% साधारण ब्याज 2 साल के लिए जमा करी। अगर उसे अर्धवार्षिक ब्याज मिले और उसे खाते में कितनी अधिक राशि मिल जाएगी यदि चक्रवृद्धि ब्याज हो? देखो क्या हुआ, 5,000 रुपए का खेल है, इसको बाद में देखेंगे, इसको छोड़ो। पहले सीता ने क्या करा कि 10% को 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर जमा करा। मतलब उसको कितना ब्याज मिलता? 20% मिलता। फिर किसी ने सीता को समझाया कि तुम इसको ना एक दूसरी बैंक में जमा कर दो।
वहां पे तुम्हें सब सेम है, पर वहां अर्धवार्षिक ब्याज मिलेगा। तो दूसरी बैंक ने बोला कि हम भी आपको 10% दे देंगे, 2 साल के लिए दे देंगे, लेकिन हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज पे देंगे और हाफ ईयरली दे देंगे, अर्धवार्षिक दे देंगे। फर्क क्या है? दर दोनों जगह सेम है, समय दोनों जगह समान है, लेकिन इधर साधारण ब्याज मिल रहा है और दूसरी बैंक में चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज भी कौन सा वाला? अर्धवार्षिक, है ना। तो यहां ज्यादा फायदा है। अब जैसे ही अर्धवार्षिक आया तो 10% बन जाएगा 5%, आधा समय का हो जाएगा दुगना 4 साल, और 5% का 4 साल अब भी हमने करके आए हैं 21.55%। तो मुझे अब एक बात बताओ कि यहां इस बैंक में सीता को 20% मिल रहा था, इस बैंक में 21.55 मिल रहा है, मतलब उसे इस बैंक में 1.55% ज्यादा मिलेगा। किसका? 5,000 रुपए का। तो इधर फायदा हुआ ना भाई, एक तो चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया, ऊपर से अर्धवार्षिक मिल गया, तो इस बैंक में ज्यादा फायदा है। ठीक है, तो 5,000 का 1.55 निकाल दो, 25 का 5, हासिल का 2, 27 का 7, और 5 और 2 7, ये आपको 77.5 रुपए ज्यादा मिल जाएगा। ये आपका आंसर है, ऑप्शन सी। बताओ अब डाउट हो तो। ठीक है, समझ में आया? अर्धवार्षिक सुना, ब्याज का आधा, समय का दुगना, 5% 4 साल 21.55, इधर से 1.55 ज्यादा, 5,000 का 77.5 रुपए उसको ज्यादा मिलेंगे पहले की तुलना में। यह आंसर है। और देखते हैं, और समझ में आएगा। इसको देखिए, ब्याज की वार्षिक दर जो है, वार्षिक ब्याज की दर 2,000 रुपए, हमने किसी को 2,000 रुपए दिए, जो उसने 1.5 वर्ष में, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं 1/2 को 1.5 लिख रहा हूं, जो उसने कितना करके लौटाया? 2,315 रुपए 25 पैसे हमें लौटाए। तो ब्याज अगर अर्धवार्षिक हो तो आपको बताना है कि यहां पे दर क्या है ना। चलो सही है। चलिए देखो, सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे। जैसे ही उन्होंने बोला अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक को इंग्लिश में हाफ ईयरली बोलते हैं, हम उसको शॉर्टकट में एच वाई लिखेंगे, है ना। तो आप एक बात समझिए, अर्धवार्षिक में दर को करते हैं आधा और समय को करते हैं दुगना। फिलहाल हमें पता नहीं है कि दर कितनी है, लेकिन समय को करेंगे दुगना। 1.5 साल को करेंगे कितना? 3 साल, है ना। तो अब एक बात समझना, दोनों में कितने का अंतर है? 315 रुपए 25 पैसे आपने ब्याज चुकाया। किस पे चुकाया? 2,000 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको कर लेते हैं सॉल्व। 2 एकम 2, फिर 2 पंजे 10, 2 इंटू 7 14, फिर 2 इंटू 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो ये आ रहा है 15.7625%। अब मुझे एक बात बताओ, 315 रुपए 25 पैसे आपने ब्याज दिया, किस पर दिया? 2,000 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी आपने इतना ब्याज चुकाया। ठीक है, इतना ब्याज आपने चुकाया, और कितने साल में? भाई हाफ ईयरली है, समय को मैं दुगना करूंगा, 3 साल बनेगा। तो मुझे बताइए कौन सी ब्याज की दर है जो 3 साल में इतना बने? तो तुरंत आपका दिमाग चलेगा कि सर 5% होने पे ये बनता है। अगर 5% हो तो 3 साल में 15.7625 आता है। अब कई बच्चे जल्दी जल्दी में 5% आंसर लगा देते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रेट आधा होके 5 बना है और समय दुगना होके 3 साल बना है। तो आधा होके 5 हुआ है, मतलब वास्तव में ब्याज की दर 10% रही होगी और समय आपका 1.5 साल रहा होगा, जिसको आपने 5% और 3 बनाया। तो इसका सही जवाब जो है वो 10% आएगा, है ना। ये अर्धवार्षिक ब्याज है, अर्धवार्षिक 5% है, तो साल का कितना? 10%। इसलिए 10 इसका आंसर आएगा, ना कि 5। आ रही बात समझ में?
ठीक है भाई, 5% 3 साल होने पे आया, लेकिन 5 एक्चुअल में 10 था, 3 एक्चुअल में 1.5 था। तो सवाल 10% 1.5 साल था, पर क्योंकि अर्धवार्षिक है तो 10 का हो गया 5, 1.5 का हो गया 3। पर वास्तव में वार्षिक दर तो यह मानी जाएगी ना, 5% तो अर्धवार्षिक है, 6 महीने का ब्याज 5%, तो साल का कितना 10। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब देखो यहां त्रैमासिक आ गया, तिमाही आ गया। ठीक है, तिमाही में क्या होगा, सेम फंडा हम लगाएंगे। जब भी आपसे तिमाही कहा जाए या क्वार्टरली कहा जाए तो फंडा समझो आप। साल में हो गए 12 महीने, ये बोल रहे हैं कि सर हम हर 3-3 महीने में ब्याज लगाएंगे, है ना। तो 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने और 3 महीने, तो आप साल में कितनी बार ब्याज लगा रहे हो, 4 बार लगा रहे हो। तो आपकी जो दर होगी उसको 4 भागों में बांटोगे, और जो आपका समय होगा उसको 4 बार कैलकुलेट करोगे, है ना। मान लीजिए कि दर 20% हो, तो 5 5 5 5 5% कितनी बार में बढ़ गया, 4 बार में। तो दर को आपने 4 से भाग दिया, कैलकुलेशन उसका 4 बार किया। ठीक है, तो इसलिए दर को 4 से भाग देंगे और समय को 4 से गुणा करेंगे। तो आपसे कहा गया है कि 16,000 रुपए है, ब्याज की दर 40% है और समय 9 महीने है। अब सुनिएगा कैसे करेंगे। आपको तो जो मैंने कहा ना आप करो, समय कैसा भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कभी दिक्कत नहीं जाएगी। दर को 4 से भाग देंगे, समय को 4 से गुणा करेंगे। तो 4 से भाग दोगे तो क्या बनेगा भैया 10%, और 4 से गुणा करोगे तो क्या बनेगा 36 महीने। और 36 महीने को ही तो 3 साल बोलते हैं, है ना। 9 महीने का 4 गुना 36 महीने, और 36 महीने का मतलब क्या हुआ 3 महीने, 3 साल। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन मात्र इतना है कि 10% और 3 साल, तो 16,000 रुपए का 10% 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 33.1%। इसको करेंगे हल। 16 एकम 16, आखिरी में 6 आएगा, 6 दो दो में आ रहा है। कैरी एक 48 और एक 49, 5296 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए 5296। क्लियर हुआ। दर को आपने 4 से भाग दिया, दर हो गई आपकी 10%, समय आपको 4 से मल्टीप्लाई करा, वो हो गया 3 साल। 10% का 3 साल 33.1, 16,000 का 33.1, 5296, 5296 इज द आंसर। ठीक है जी। हम्म समीक्षा जी बोल रही हैं आर एस अग्रवाल बुक के क्वेश्चन कर दो। समीक्षा जी आप किस जमाने में जी रहे हैं, आर एस अग्रवाल का समय खत्म हो गया है। आपको किसने बोला कि वो किताब पढ़ना है ना, छोड़ दो, वो किताब गई, वो 15 साल पुरानी किताब हो गई अब। ठीक है, समय बदल चुका है, क्वेश्चंस का लेवल बदल चुका है, लेकिन वो किताब नहीं बदली है। पर अधिकतर बच्चों को लगता है कि वही किताब पढ़ने से सिलेक्शन होगा, कुछ नहीं बचा है, वो किताब अब कोई दम की नहीं है, छोड़ दो, उससे ऊपर उठो। हम्म ट्री मेथड ही कुछ नहीं लगेगा यहां पे। चक्रवृद्धि ब्याज देखो, दर को हम 4 से भाग देंगे और समय को 4 से गुणा करेंगे, तो ये बन जाएगा 5%। 9 गुणा 4 36 महीने मतलब 3 साल, और 5% का 3 साल कितना होता है भैया 15.76%। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 12,000 रुपए है, इसका 15.76% निकाल देना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे। हम्म ठीक है।
ठीक है। क्या है, वो बुक इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि सबको लगता है कि बस उसी से क्वेश्चन आते होंगे। आप उस बुक को उठाओ, खत्म हो गया उसका काम, अब कुछ भी नहीं आता उससे अब। लेकिन आपके पहले की जो जनरेशन है उनसे आप पूछते हो तो बोलते हो कि हमने तो उससे पढ़ा है, उसका काम खत्म हो गया। हम्म। ठीक है, कर लोगे ना उसको, आप अपने हिसाब से कर लेना है ना क्वेश्चन को। देखो यहां पे ये है टाइप 16, इसमें तिमाही और छह माही मिक्स है। तिमाही भी आएगा, छह माही भी आएगा, इसमें कहीं कहीं पे वार्षिक गणना भी आ जाएगी, कहीं कहीं पे साधारण ब्याज भी आ जाएगा। ये चार कंडीशंस आ सकती है ना, कैसे भी आ सकता है। हम प्रश्न को अगर ढंग से पढ़ेंगे तो जो हमने सीखा है वो बनेगा। प्रश्न पढ़िए, मैं आपको बताता हूं। हम्म। 8 महीने 24 साल और दर होगा तब भी यही करेंगे, कुछ भी आएगा करेंगे यही। ठीक है। हम्म। 5,000 रुपए की राशि 4% की दर 1.5 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अगर ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक की जाए, देखो गजब का सवाल है। 5,000 रुपए को छोड़ो, ब्याज की दर अगर 4% हो और समय 1.5 साल हो, समय 1.5 साल हो, चक्रवृद्धि ब्याज तो लगना ही लगना है। एक बार चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक करनी है, यानी ईयरली करनी है, और एक बार 4% 1.5 साल की गणना हमें अर्धवार्षिक करनी है। देखो मजा आ जाएगा, जितना आपने अभी तक सीखा है वो सब यहां पे लगेगा, है ना। 5,000 रुपए को आखिरी में देखेंगे, 4% 1.5 साल वार्षिक गणना करो, फिर वही उसी की अर्धवार्षिक गणना करो, और दोनों में देखो कितने रुपए का अंतर आएगा। तो देखो, अब वार्षिक का खेल अलग, अर्धवार्षिक का खेल अलग। 1.5 साल को हम 1+आधे में तोड़ सकते हैं, बोलो हाँ या ना। 1.5 साल को 1 और आधे में तोड़ सकते हैं। तो अगर 1 साल का ब्याज 4 है तो आधे साल का ब्याज कितना होगा, 2, है ना। तो यहां पे x+y मेथड लगा दो। 4 और 2 6, और 4 का दुगना 8, ठीक है, बटे 100। तो यह आएगा 0.8%। क्या करा मैंने, x+y+xy/100 कल की क्लास में सिखाया था, अब नहीं बताऊंगा मैं आपको, है ना। भाई 1.5 साल मतलब 1+आधा, 1 साल का ब्याज 4, तो आधे साल का ब्याज कितना हो गया, 2। तो अगर 4 और 2 का टोटल ब्याज देखें तो 6.08 आएगा, काम खत्म। अर्धवार्षिक में रेट का आधा और समय का दुगना, तो 2% 3 साल। इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, 3R, 3R² R का क्यूब, है ना। तो 2 तिया 6, 4, 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12, और 2 का घन 8, ये आएगा। तो इधर इतना ब्याज लगेगा। अब आप दोनों के बीच का अंतर निकालोगे, ये बड़ा है ये छोटा है, तो 1208 में से 0.8 जाएगा, तो आपका एक तो 0.8 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा, 0.4 बचेगा। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, इतना अंतर आएगा। अब ये अंतर आपको किसका निकालना है पता है, 5,000 का। तो 5,000 रुपए का 0.0408% निकालिए। 5 चौक 20 और 40, ये आएगा आपका 2.04 रुपए। ये आपके प्रश्न का एकदम परफेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। जितना आपने इस चैप्टर में सीखा वो सब यहां लग गया। हम्म। आया मजा, शुरू से आपने जो सीखा है वो यहां पे लग गया।
हम्म। बताओ भाई, क्लियर है? 4% 1.5 साल, 4% 2 साल, एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन 100। अर्धवार्षिक था, दर का आधा करा, समय का दुगना। अब 2% का 3 साल कैसे निकालोगे, ये आपको आता है। दोनों में अंतर था 0,408 का, तो 5,000 का 0,408 निकालोगे तो एक्चुअल में 2 रुपए, 2.04 रुपए का अंतर आएगा। तो पूरे चैप्टर का निचोड़ आ गया इस सवाल में। हम्म। समझ में आ रहा है खेल? जो कुछ सीखा है उन सब का यूज होना है। और देखते हैं एक सवाल। इसको देखिए, और सिर्फ एक बार इनको आप रिवीजन करना, बहुत अच्छे से चीजें आपसे बनेंगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। हम्म। ठीक है। हाँ, अपनी बुक बस अंतिम चरण में है भाई। कितना बताएं तुम्हें, जब भी आएगी बताएंगे। 25,000 रुपए की राशि, 20% की दर, 1 वर्ष के अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक का अंतर बताओ। देखो, 25,000 रुपए को छोड़ो, दर कितनी है 20%, समय कितना है 1 साल, है ना। एक बार आपको अर्धवार्षिक कैलकुलेशन करना है, चक्रवृद्धि ब्याज तो लगना ही है। एक बार हाफ ईयरली, और एक बार इसी का कैलकुलेशन करना है जो कि वार्षिक है यानी ईयरली, है ना। तो मुझे बताइए, अर्धवार्षिक में रेट आधा हो जाएगा यानी 10%, और समय दुगना हो जाएगा मतलब 2 साल। वार्षिक में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, 20% 20 ही रहेगा। भाई 1 साल का 20 तो 20 ही रहेगा। 10% का 2 साल कितना होता है, 21% होता है। और ये अपने आप में 20% है। दोनों में कितने का अंतर है, 1% का। किसका 1%, 25,000 का। 25,000 का 1% कितना होता है, 250 रुपए, 250 रुपए आंसर इसका। बिल्कुल सही जवाब। आ रही बात समझ में? हाँ। हम्म। बिल्कुल। देखो, अभी आप पढ़ो, मैं आगे आपको सब बताऊंगा, प्रैक्टिस कैसे करना है, कौन से क्वेश्चंस लगाना है। अभी आपको कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। अभी तो आपके पास क्लासेस इतनी सारी हैं, पढ़ने के लिए इतना सारा मटेरियल है, क्लासेस है, कि अभी आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है ना। इसलिए आपको कोई चीज अभी हम नहीं बता रहे हैं। जब समय आएगा, जब जरूरत लगेगी, जब कोर्स खत्म होगा, जब प्रैक्टिस की जरूरत होगी, तो आपको फिर गाइड करेंगे क्या करना है। लेकिन अभी तो आपके पास पढ़ने के लिए पहले से इतनी क्लासेस हैं कि आपको अलग से भी कोई चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है। जो क्लासेस हैं उनको अच्छे से पढ़ो, जो प्रैक्टिस शीट ये आपको मिल रही है उनको अच्छे से लगाओ। बहुत है इतना। ठीक है। हम्म। आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, इस संडे अगर आप चाहो, आपको पता है कि हर संडे ऑफलाइन क्लास होती है, तो इस संडे भी एक ऑफलाइन क्लास है। और मैं इस बार रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम पढ़ाऊंगा। हालांकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन आप में से कोई अगर चाहते हो कि एक बार रिवीजन हो जाए, सर के सामने बैठ के पढ़ लें, ऑफलाइन का आनंद लेना है, तो संडे आप आ सकते हो। 9 से 11 क्लास का टाइम है, 9 से 11। ठीक है, सुबह 9 से 11। तो विष्णुपुरी ब्रांच जो अपनी है, बबरकुआ के एकदम पास में है, वहां पे संडे स्पेशल क्लास है। अगर आप आनंद लेना चाहते हो ऑफलाइन का, आसपास में हो, इंदौर में हो, तो आपका स्वागत है। सबके लिए फ्री है, कोई भी आ सकता है। आपके और 2-4 दोस्त यार हो तो उनको भी उठा लाना। ठीक है। तो आप चाहें तो संडे स्पेशल क्लास में आ सकते हो। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम में इस बार संडे को पढ़ाने वाला हूं। विष्णुपुरी सेंटर 9 से 11 भवर कुआ पर ही है। भवर कुआ पर ही एक छोटा सा एरिया है जिसका नाम विष्णुपुरी है। ठीक है। हाँ, तो आ जाना, अपने दोस्तों को भी ले आना बस।
ठीक है, जहां भी आप चाहें, अगर आ सकते हो तो आ जाना। देखो, 15,000 रुपए 9 महीने 16% दर, अर्धवार्षिक और तिमाही, ये अब आपका होमवर्क है। इसको अब आप करके लाना कल। कल तो नहीं, कल तो अपना सैटरडे है, संडे है, मंडे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद किस्त वाले सवाल आएंगे, फिर इस बार के जो परीक्षा के आए हुए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो कराएंगे, और चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है। हम्म, ठीक है, आपके कोई परिचित हो, दोस्त यार हो इंदौर में? ठीक है, लेट्स स्टार्ट, करें शुरू। क्लास के बिना दिन अच्छा नहीं जाता, ठीक है। ओके, चलो भाई देखो, 15,000 रुपए 9 महीने 16% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर, अर्धवार्षिक और तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। एक बार हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, एक बार क्वार्टरली कैलकुलेट करना है, और दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। 15,000 रुपए छोड़ो, पहला आपका है 9 महीने, दूसरा आपका है 16%। ठीक है, हमें एक बार हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक करना है, एक बार क्वार्टरली यानी त्रैमासिक तिमाही करना है। हाफ ईयरली में रेट आधा होता है, तो 16% का आधा 8%, समय का दुगना होता है, 9 का दुगना 18, 18 महीने का मतलब होता है 1.5 साल, है ना। क्वार्टरली में रेट में 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग देंगे तो ब्याज की दर 4% बन जाएगी। समय का 4 से गुणा करेंगे, 36 महीने यानी 3 साल हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो अब हमें इन दोनों का अंतर निकालना है ना। हाफ ईयरली में रेट हाफ, समय दुगना, क्वार्टरली में रेट को 4 से डिवाइड करेंगे, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो अब ये देखो कि 8% का 1.5 साल, तो भाई 1 साल का 8% तो आधे साल का 4%, है ना। तो अपना वो x+y वाला रूल लगा देंगे। तो 8 और 4 12, और 8 और 4 32, 8 गुणा 4 32, ये 12 32 आ गया। 4% का तीसरा साल, तो आपको याद होना चाहिए वैसे तो, अब 12 48 64, है ना। 12 48 64 होता है। तो आपको दोनों का अंतर बताना है, तो दोनों में कितने का अंतर हो जाएगा भैया? दोनों में अंतर हो जाएगा 64, तो आना ही आना है। 48 में से आपका 32 चला जाएगा तो 16 आ जाएगा, 12 में से 12 जाएगा तो 0 आ जाएगा। दोनों में 16 64 का अंतर है, तो आप 15,000 का निकाल दीजिए। 15,000 रुपए का 0.1664% का अंतर हमें कैलकुलेट करना है। ठीक बात। तो आपके 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, यहां और आ जाएंगे। 15 का गुणा कर देते, 15 इंटू 4 60, हासिल का 6, 90 और 6 96 का 6, हासिल का 9, फिर 90 और 6 9, कैरी हो जाएगा आपका कितना? 9, और 15 और 9 कितना हो जाएगा? 24। 1 2 3 4 में से एक अंक जाएगा, तो 2496 आपका आंसर आ जाएगा। 2496, ऑप्शन सी इज द आंसर। बताओ अब, कोई डाउट हो तो। हम्म, क्लियर है, समझ में आई बात? हाँ, ठीक है। कोई भी अगर नया है, पहले दिन की क्लास है, बिल्कुल यहां से मत पढ़ना, पहले पुराना कवर करो फिर देखना। ओके, चलो। 6 माही ब्याज का आधा, समय का दुगना, तिमाही ब्याज में 4 का भाग, समय में 4 का गुणा, ये सब हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। दोनों में अंतर इतने का आएगा, 15,000 का इतना परसेंट आपका 2496। अगला सवाल देखिए, पढ़िए इसको। हम्म, जो रेगुलर है उन्हें सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आ सकती। हम्म, ठीक है।
एक वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर 14% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 289.8 है। एक वर्ष में समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? देखो, समय आपका एक साल है, ब्याज की दर 14% है ना। वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, ये हाफ ईयरली है ना। अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक मतलब इसका हो जाएगा आधा, इसका हो जाएगा दुगना। 7% का 2 साल कितना ब्याज होता है? 14.49% होता है ना। जो अपने आप में किसके बराबर है? ये अपने आप में 289.8 के बराबर है। तो मुझे बताओ 289.8 अगर 14.49 है तो 100% कितना? सॉल्व करेंगे तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एग्जैक्ट 200 बार कैलकुलेट हो रहा है, 200 आंसर आ जाएगा। अच्छा, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है समान दर से एक साल का ब्याज कितना होगा। तो अगर इसी रेट से एक साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाए कि अगर ब्याज की दर 14%, समय एक साल हो, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 14% होगा। तो हम यहां पे 14 रख देते हैं ना, है ना। 100 रखेंगे तो प्रिंसिपल आएगा, फिर बाद में साधारण ब्याज और निकालो। इससे अच्छा है कि डायरेक्ट करो। तो यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एग्जैक्ट कैंसिल होगा आपका 20 बार, क्योंकि इसका डबल है। 14 दूनी 28, 280 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ये आपका आंसर है 280। अब आपको ये सब समझ में आ रहा होगा कि कैसे लिंक करना है, कैसे कैलकुलेट करना है। सारे अब जो दाव पेच हैं उनमें अब आपको मजा आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा। ठीक है, हाँ, 280 बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट, ओके। एक साहूकार 9% वार्षिक ब्याज की दर पर कुछ धन उधार लेता है, 12% दर पर किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है। चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो तो उसे 268.8 का प्रॉफिट होता है। कितना धन उधार दिया था? पैसा किसी और को दे दिया, ठीक है। सारे दाव पे समझ आ रहे हैं? ठीक है, विशाल करते हैं। ओके, फाउंडेशन और इसमें क्या अंतर है? ये एग्जाम स्पेसिफिक है, फाउंडेशन हर एग्जाम को कवर करता है। बहुत जल्द, बहुत जल्द। CHSL MTS में ये बिल्कुल काम आ जाएगा आपको। देखो, साहूकार 9% के दर पर पैसा उधार लेता है ना। 9% पर पैसा उधार लिया, तत्काल किसी दूसरे व्यक्ति को 12% पर दे दिया, और इसको भी अर्धवार्षिक दिया। तो अर्धवार्षिक का मतलब ब्याज का आधा और समय का दुगना। तो 6% का 2 साल क्या होता है? 6% का 2 साल होता है 1236, है ना। ये 9% था जो आपको 1236, मतलब आप बात समझो, मैंने किसी से लिया 9% पर और मैंने किसी और को दे दिया, वो मुझे 1236 ब्याज देगा। तो यहां कितने परसेंट का फायदा हो रहा है? यहां 3.36% का फायदा हो रहा है, जो रियल में किसके बराबर है? रियल में 268.8 के बराबर है। आ रही बात समझ में? ऐसे ही हो रहा है क्या, है ना। तो अगर यहां पे हम थोड़ा देखें कि ये किससे कैंसिल हो सकता है, या 268.8 अगर 3.36 हो तो 100% क्या? ठीक है भाई, तो क्या कर सकते हैं? देखो, ध्यान से देखो, 8 × 6 = 48। अगर यूनिट डिजिट से देखें तो 8 × 6 = 48 और 8 × 24, मतलब लगभग सही दिमाग लगाया है अपन ने, 8000 आंसर आएगा। 8000 इज द आंसर। मूलधन 8000 हो जाएगा। बिल्कुल, बताइए, क्लियर है?
ठीक है, 3.36 का डिफरेंस 268 के बराबर है, तो ये आपका इंटू 100 हो जाएगा। कल मैं आपको कुछ पीवाई क्यूज भी कराऊंगा, अलग अलग परीक्षाओं के आए हुए प्रश्न कराऊंगा, रिसेंट में जो आए थे वो वाले, है ना। इसको पढ़िए। बिल्कुल, कुछ नहीं बोला है, मतलब वो एक साल ही है वहां पे। 10,000 रुपए पर 20% की दर से 18 माह के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताइए। देखिए, 10,000 रुपए छोड़ो, ब्याज की दर है 20% और 18 महीने हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताओ, और वो कैसे होने हैं, हाफ ईयरली होने हैं। एक चीज याद रखना, साधारण ब्याज में वार्षिक बोले, अर्धवार्षिक बोले, त्रैमासिक बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। साधारण ब्याज साधारण है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फर्क पड़ता है वो चक्रवृद्धि ब्याज को पड़ता है। तो इस हाफ ईयरली से, अर्धवार्षिक से साधारण ब्याज को कोई फर्क नहीं पड़ना है, फर्क पड़ना है चक्रवृद्धि ब्याज को। ये बोल रहा है हाफ ईयरली है, तो ये बोलेगा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, अपने लिए तो ये 20% है। और 18 महीने को 1.5 साल बोल सकते हैं क्या? 18 महीने का मतलब 1.5 साल। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, दर हो जाएगी आधी, यानी 10%, समय हो जाएगा दुगना, 18 का दुगना 36 महीने, 36 महीने का मतलब क्या होता है, 3 साल। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि 20% का 1.5 साल यानी 30% ब्याज लगेगा, और 10% का 3 साल यानी 33.1% ब्याज लगेगा। तो दोनों में कितने का डिफरेंस आएगा? दोनों में 3.1% का डिफरेंस आएगा। 3.1% किसका निकालेंगे जी? 3.1% 10,000 का निकालेंगे, जो अपने आप में कितना आएगा? 310 आएगा। 310, 310। ओके, ठीक है। हाँ, ठीक है जी। चारों सही है, आगे बढ़ो। ये लो टाइप चेंज, एक बहुत प्यारा सवाल आपको करवाते हैं। नया टॉपिक कब से स्टार्ट होगा? परसों से। कल ही अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, परसों से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, वो आप लोग पढ़ना। अच्छा, राहुल बोल रहे हैं सर मैंने तो पढ़ाना भी चालू कर दिया। क्या बात है राहुल, हमसे पहले तुम किताब मत लिख देना मैथ्स की। शिवम बोल रहे हैं सर आप हमें मैथ्स टीचर बना के रहोगे। ये तो हमने आपको पहले दिन ही बोल दिया था कि आपका सिलेक्शन तो यूं ही करा देंगे, आपको तो मैथ्स का मास्टर बना देंगे। हम्म, देखो 2,60,200 रुपए की राशि राम और श्याम में इस प्रकार बांटना है कि राम को 4 साल में प्राप्त होने वाली राशि श्याम को 6 साल में प्राप्त होने वाली राशि के बराबर है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो राम का हिस्सा ज्ञात करिए। देखो, आपको मैंने साधारण ब्याज में एक सवाल कराया था जिसका नाम था मिश्रधन बराबर हो वाली स्थिति, है ना। ये वही सवाल है, दो लोगों को पैसा देना, एक निश्चित समय के बाद बराबर मिश्रधन उन्हें प्राप्त होना चाहिए, लेकिन वो साधारण ब्याज था, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। दोनों का करने का तरीका अलग अलग होगा, तो मैं आपको वो सिखा रहा हूं कैसे करेंगे। ठीक है, देखो यहां पे मेन चीज है रेट, और रेट अपना कितना है? रेट अपना 4% है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/25 होती है। ठीक, तो देखो एक तरफ लिखेंगे राम, एक तरफ लिखेंगे श्याम। 1/25 मतलब 25 पर एक इंटरेस्ट लगेगा, तो 25 पर एक इंटरेस्ट लगेगा यानी बनेगा 26/25। ठीक है, इधर भी क्या होगा? ये भी बन जाएगा आपका 26/25। ठीक है, और यहां पे पैसा 4 साल के लिए दिया गया, और यहां पे पैसा जो है 6 साल के लिए दिया गया। अब यहां पे अगला काम आप क्या करना, समझ में आया? 25 पर 26, 25 पर 26, राम को पैसा 4 साल के लिए, श्याम को पैसा 6 साल के लिए। अब इसके आगे ना ज्यादा लिखो मत, राम बटे श्याम रहने दो। देखो 26/25, 26/25 है तो 26/25 भी रहने दो। ठीक है, बात यह है कि यहां 6 बार है, यहां 4 बार है,
तो 6 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 2। और आप डायरेक्ट यहां से भी शुरू कर सकते थे, आप इतना भी डायरेक्ट लिख सकते थे, है ना। तो ये आ गया राम बटे श्याम, तो ये आ गया 676 बटे 625। और ये किस चीज का अनुपात है पता है? ये इनके मूलधन का प्रिंसिपल का रेशो है। तो बात खत्म होती यहीं पे, है ना। 2,60,200 रुपए, इसको बांट दो। 676 625 इन दोनों को जोड़ोगे 1301 आएगा, 1301 से कटेगा तो एक की वैल्यू 200 आएगी। अगर एक की वैल्यू 200 है तो राम को कितना पैसा मिलेगा? तो राम को कितना मिलेगा उसके लिए 676 से मल्टीप्लाई करेंगे, 676 से गुणा करेंगे, 676 का दुगना कर देंगे तो आखिरी में 2 जीरो लगना है। ये हो गया 6 का दुगना 12 का 2 कैरी 1, 14 और 1 15 का 5 कैरी 1, 12 और 1 13, 13 52 0 0, बी आपका आंसर है। आई बात समझ में? बोलिए, क्लियर है? हम्म। ठीक है, ये सबसे सिंपल तरीका आपका रहेगा। मजा आ भी गयो, समझे? राम श्याम 26 25, ये एक्चुअली इसके नीचे जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। आधार समान होने पे घातें जुड़ती या घटती है, बटे में रहेगा तो घटेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा। 26 का वर्ग 25 का वर्ग, इन दोनों को जोड़ोगे 1300, एक की वैल्यू 200, 200 गुणा इसमें कर दो, राम को मिलेगा 13 52 200, 13 52 0 0। ठीक है, एक और देखो, पावर का मतलब है समय, है ना, वो टाइम के लिए हमने लिखा है। यहां पे ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर है 10%, 10% का मतलब होता है 1/10। तो एक आदमी अपने 2 बेटों के अकाउंट में 44,200 रुपए जमा करना चाहता है। एक बच्चा 6 साल का है, एक 8 साल का है, 18 साल की उम्र में बराबर धनराशि मिलनी चाहिए। तो एक छोटा है, छोटे को सी लिख देते हैं, बड़े को बी लिख देते हैं। 10 पर 1 रुपए ब्याज लगेगा तो इसको लिख देते हैं 11/10। और इधर भी क्या लिख देते हैं? इधर भी लिख देते हैं 11/10। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक बच्चा 6 साल का है, एक बच्चा आज 8 साल का है और 18 के होने पे पैसा मिलेगा, तो 6 वाला 18 का कब होगा? 12 साल बाद। 8 वाला 18 का कब होगा? 10 साल बाद। ठीक है, अब इस बार समझना, इस बार क्या होगा? बड़े बटे में छोटे, बड़ा बच्चा छोटा बच्चा। क्यों? क्योंकि 12 के बटे में 10 जाएगा, ना कि 10 के बटे में 12 जाएगा। तो इस बार इधर लिखेंगे 11/10, बड़ी संख्या इधर है ना, तो 12/10 यानी 2। और ये आ गया तो ये आपको मिल गया 121/100, ये आपको मिल गया मूलधन, है ना, ये बड़े का ये छोटे का। क्लियर है? अब मुझे बताइए कि पैसा कितना बांटना है? 44,200। इनका टोटल कितना है? इनका टोटल है 221। 221 से जस्ट डबल कटेगा यानी 200 बार कटेगा। और आपसे क्या पूछा है? छोटे बेटे का बताओ, छोटे का यानी 100 का गुणा करना है बस। तो छोटू को कितना मिलेगा? छोटू को 20,000 मिलेगा, 20,000। ए इज द आंसर। क्लियर है जी? अच्छा चलो, थैंक यू थैंक यू। सरप्राइज का इंतजार नहीं हो रहा है, करना पड़ेगा। बताओ, समझ में आया? हम्म। बड़े का बोलते 121 का गुणा कर देते। चलें आगे, ऑल क्लियर? हम्म। मजा आ रहा है ना सीआई में? बिल्कुल आ जाएगा, आपको हर एग्जाम में काम आ जाएगा ये। चलो भैया, अब आ रहा है सीआई का किस्त, इंस्टॉलमेंट वाले प्रश्न। ठीक है,
21,000 रुपए का ऋण है, 10% की दर है, 2 साल के अंत में इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। दोनों इंस्टॉलमेंट्स क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। हम्म। अच्छा, क्या बात है अंश, 4 4 बैचेस लिए हैं, ग्रेट। सपने में आते हैं, अच्छा जी। आशुतोष, एक तो बुक आ रहा है, दूसरा ऐप अपडेट हो रही है, इसके अलावा भी बहुत सारे सरप्राइज हैं। चलो, आपको मैं किश्त वाले प्रश्न का बेसिक समझाता हूं, इसमें भी आपको मजा आएगा। इसको हम रेशो मेथड से करेंगे, है ना। देखो, किश्त वाले प्रश्नों का एक तो फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं, जैसे ही बताऊंगा आप बोलोगे सर इससे तो करना ही नहीं, पर फिर भी देख लो, है ना। किसी भी चीज की जो भी वैल्यू होती है, जो भी ऋण होता है, वो सबसे पहले लिख लिया, है ना। फिर आपने लिखा कि भैया पहली इंस्टॉलमेंट 1+R/100 की पावर 1। अगर 2 इंस्टॉलमेंट है तो दूसरी इंस्टॉलमेंट 1+R/100 की पावर 2। फिर होता है तीसरी इंस्टॉलमेंट, तो वो हो गया 1+R/100 की पावर 3। और ये इसी तरीके से आगे बढ़ता जाता है। तो ये इंस्टॉलमेंट वाले प्रश्नों का करने का एक सूत्र है जो किताबों में आपको इस मेथड से मिलेगा, लेकिन अपन इससे नहीं करते, अपन लगाएंगे लॉजिक रेशो मेथड। मैं आपको सिखाता हूं, लेकिन एक छोटी सी चीज अलग है। 2 क्वेश्चंस तक थोड़ी सी शांति रखना, आपको समझ में आएगा। 10% का मतलब होता है 1/10, 10 पर 1 लगेगा ये। तो एक तरफ मैंने लिख दिया प्रिंसिपल, एक तरफ हम लिखते हैं अमाउंट। अमाउंट को यहां हम बोल सकते हैं इंस्टॉलमेंट, है ना। पहली किश्त अगर 10 है, मतलब 10 रुपए है, तो उस पर 1 रुपए ब्याज लग के क्या बन जाएगा, 11। अब यहां पे क्या होता है, अगर आपने अभी फॉर्मूले पे ध्यान दिया हो, तो मैंने पहले पावर 1 लगाया था, फिर पावर 2 लगाया था, फिर पावर 3 लगाया था। तो ये इसी तरीके से आगे बढ़ता है, ठीक है। तो अगर पहली किश्त है तो उसको लिखेंगे 10 में 1 11। लेकिन अगर दूसरी किश्त होगी तो 10 का वर्ग और 11 का वर्ग। मान लीजिए 3 किश्त का सवाल होता तो 10 का घन और 11 का घन, ये ए से आगे बढ़ता, है ना। इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। पर फिलहाल 2 ही किश्त हैं, तो यहां 10 की घात 1, 11 की घात 1, 10 की घात 2, 11 की घात 2, ये ऐसे चलता है। तो यहां पे गुणा नहीं करते, यहां पे इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपको बोला जाता है कि हर किश्त अपने आप में बराबर है, दोनों किश्त बराबर है। लेकिन क्या आपको किश्त बराबर दिख रही है, नहीं, तो इनको बराबर करो। इधर गुणा करो 11 का, तो ये बनेगा आपका 121, ये पहले से 121 है। इधर 11 का गुणा करा तो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा 110, ये कितना बन जाएगा 100। तो इनका टोटल कितना आ जाएगा 210, और इनका टोटल कितना है 242। अब आपसे ऋण, ऋण मतलब मूलधन कितना दिया है, 21,000 दिया है। तो 21,000 मूलधन है, तो मूलधन का भाग देंगे। पूछा आपसे प्रत्येक किश्त है, एक एक किश्त का मान बताओ, तो हर किश्त अपने आप में कितनी है 121 है, इसका गुणा करेंगे तो ये कटेगा 100 बार, 100 का गुणा करेंगे 12,100 रुपए, आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, ठीक है। कई लोगों के ऊपर से गया होगा, एक बार फिर से पूरा समझते हैं, है ना। देखो, शुरुआत कहां से होगी, 10 पर 1, तो पहला 10 पर 1 11, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121। अब क्या करेंगे, ये अगर 11 है तो इसमें 11 दोनों को सेम बनाना है, तो 11 गुणा 11 121, ये पहले से 121 है। इधर करोगे तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा 110, ये कितना है 100 है। तो आपका वास्तव में मूलधन कितना कहलाएगा 210। तो सुनना, 21,000 अगर मूलधन है तो मूलधन का भाग देंगे, और प्रत्येक किश्त ईच इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट तो कोई सी भी हो 121 ही आएगी। तो इसको जब हल करोगे तो आप कहोगे कि सर आंसर 12,100 रुपए आएगा, 12,100, ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, अब शायद थोड़ा समझ में आया होगा। एक सवाल मैं आपको और करके बताऊंगा, फिर आपको अगर दिक्कत होगी तो बताना मुझे, है ना। 25,220, ब्याज की दर 5%, 3 किश्त और हर किश्त बराबर है।
5% का भिन्न में मान होता है 1/20। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो मुझे बताओ पहली किस्त होगी 20 और 21। 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 20 का घन 8000, 21 का घन 9261। समझ में आई बात? क्योंकि इस बार 3 किस्त थी, तो 20 की घात 1, 20 की घात 2, 20 की घात 3, 21 की घात 1, 21 की घात 2, 21 की घात 3। ऐसे सिस्टम यहां पे चलेगा। अब अगला इसमें बस एक ही काम होता है कि किस्त वाला पार्ट पूरा इक्वल होना चाहिए, है ना, ये तीनों सेम होना चाहिए। तो अगर ये 9261 है तो इनको भी इतना बनाना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, इसका गुणा यहां, इसका गुणा यहां। इसको अगर मैं 441 से गुणा कर दूंगा तो ये 9261 बनेगा। इसको अगर 21 से गुणा करेंगे तो ये भी 9261 बन जाएगा, और ये पहले से ही 9261 है। ये मैं आपकी समझ के लिए लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको बस गुणा करना है और ये तीनों सेम बनेंगे। इधर 21 का गुणा किया तो इधर भी करो, यहां 441 का गुणा किया तो यहां भी करो। 441 का दुगुना 8820, 21 का 4 गुना 8400, और ये कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। समझ रहे बात? इनका टोटल करो, 20, 8 4 12 2 कैरी 1, 24 और 1 25। ठीक है, अब मुझे बताओ कि 25,220 रुपए अगर मूलधन है तो भाग भी मूलधन का देंगे, 25,220 का। और आपसे पूछा है किस्त बताइए, तो किसी का भी गुणा करो, हर किस्त अपने आप में 9261 है, ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, तो प्रत्येक किस्त कितनी आएगी? 9261। अब बोलो दूसरा तरीका बताओ। दूसरा तरीका दीपिका जी आपको फॉर्मूला बता ही दिया था, उससे कर लो। वैल्यू बराबर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 + R/100 की पावर 1। इससे कर लो आप, इसमें आधा 1 घंटा लगेगा लेकिन आ जाएगा जल्दी। ठीक है, हाँ आशीष आप भी फॉर्मूले से कर लो, 1 घंटा लगेगा लेकिन आ जाएगा आंसर, उससे कर लो। अपने को पास तो होना ही नहीं है परीक्षा में, 1 घंटे में एक ही सवाल करके आना। समझ में आई बात? ये भी आपका 9261 होगा, ये भी 9261 होगा, और ये भी 9261 होगा, है ना। ये ना भी लिखें तो चलेगा, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तीनों सेम होना चाहिए, 20 की घात 1, 20 की घात 2, 20 की घात 3, 21 की घात 1, 21 की घात 2, 21 की घात 3, ऐसे चलेगा। 20 21 कहां से आया? 5% से आया। ठीक है, चलो सही है। तीनों को सेम बनाया, जिनका गुणा इधर उनका गुणा इधर, कुल मूलधन तो मूलधन में मूलधन का भाग दे दिया। एक किस्त पूछिए तो ये कर दिया। और सवाल करते हैं एक और। देखो इस बार उल्टा है, अभी तक क्या हो रहा था कि उधार वाली राशि दे रहे थे और किस्त आपसे पूछ रहे थे, है ना। इस बार किस्त दी है और उधार वाली राशि आपसे पूछी है। पढ़ो, करने का तरीका एकदम सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं आना है। चलो बढ़िया। इक्वल नहीं होगा तो क्या करेंगे वो भी सिखाएंगे। हमें सब पता है आपके दिमाग में क्या आता है, लेकिन हर चीज को बताने का एक समय होता है, वो भी बताएंगे कि अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या करेंगे, लेकिन सब्र तो रखना पड़ेगा। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल अंशु जी, आशीर्वाद है आपको सभी को। चलो, कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति रुपए 17,640 की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई गई,
तो मुझे एक बात बताओ, 5% का भिन्न में मान कितना होता है? 1/20। ठीक है, 5% मतलब 1/20। दो किस्त हैं, तो 20 से 1, 20 का वर्ग और 21 का वर्ग, दोनों को सेम करना है, तो 21 का गुणा इधर होगा, तो ये भी 441 बनेगा, ये 441 पहले से है, 21 का गुणा इधर करेंगे तो ये 420 बनेगा, और ये आपका पहले से 400 है, तो ये कितना बन गया भैया? 820 बन गया। अब मुझे बताना, अब देखो बात समझना, 17,640 ये किस्त है, इंस्टॉलमेंट है, ध्यान से पढ़ो। 17,640 की दो किस्तें चुकाई जाती है, ये किस्त है, तो हर किस्त कितने की है? 441 की। तो मूलधन कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा? तो 820 से गुणा करेंगे। देखो, अगर ये मूलधन होता तो मूलधन का भाग देते, अगर ये किस्त है तो किस्त का भाग देंगे। मूलधन पूछा है, मूलधन का गुणा करेंगे। 441 से कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है, 4 गुना होता है, 40 गुना हो गया, तो आखिरी में लग गए 2 जीरो। 4 का दुगना 8, 8 इंटू 4 32, मूलधन इस 32,800, 32800। अब बोलो। ठीक है, हम्म, ओके। अब उड़ा दोगे किस्त वाले सवालों को? ये लो भैया, जिनको बड़ी तकलीफ हो रही थी कि और कठिन करवाओ, अगर किस्त अलग अलग हो तो क्या करेंगे, तो ये लो, आपके सारे जो दिमाग के कीड़े हैं ये प्रश्न उसको मार देगा, पूरे जाले आपके साफ कर देगा। ठीक है, पढ़ो अब ढंग से प्रश्न को, और जरा चुपचाप शांति से बैठ जाओ। वेरी गुड। अच्छा जी, उड़ा दोगे अब? अभी रुको, अभी तो तुम्हें उड़ाएंगे हम अभी और। बिल्कुल, हाँ सुभाष जी। सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, सही बात है भूपेंद्र। दुनिया में कितनी समस्याएं, नहीं? कोई बोलता है स्लो पढ़ा रहे, कोई बोलता है फास्ट पढ़ा रहे, कोई बोलता बहुत अच्छा पढ़ा रहे, कोई बोलता है समझ ही नहीं आ रहा है। एक ही इंसान है लेकिन कितने स्वरूप हैं, आप देखिए कितना तेजस्वी पना दुनिया में है। ठीक है, तेज पढ़ा दो तो भी समस्या। तुक्का नहीं लगाना है। नींद में भी क्लास दिखती है तो बहुत बढ़िया बात है, ऐसे ही होना चाहिए। जॉब ना लगे जब तक तुम्हें सिर्फ पढ़ाई लिखाई दिखनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो करें शुरू। देखिए, इसको हम बोलते हैं डाउन पेमेंट वाले प्रश्न। जैसे आपने कोई चीज खरीदी होगी तो डाउन पेमेंट करते हो ना, जिसको शॉर्ट में डीपी बोलते हैं, है ना, डाउन पेमेंट। तो आप क्या करते हो कि कुछ पैसा जमा कर देते हो, कुछ पैसा बोलते हो कि यार इतना रख लो और बचे कुचे को 2-4 किस्त में दे दो, फाइनेंस करवा दो, है ना। तो ये वही सवाल है। आप एक रेफ्रिजरेटर खरीदने गए, एक रेफ्रिजरेटर आपने खरीदा, और दुकानदार से, देखो रेफ्रिजरेटर की जो भी कीमत होगी, आपने कहा कि यार मैं तुमको 1620 रुपए दे सकता हूं, तो 1620 रुपए तुम रख लो, और उसके बाद जितना बचेगा वो मुझे फाइनेंस कर देना। कितनी इंस्टॉलमेंट पे? 3 इंस्टॉलमेंट पे, है ना। और वो इंस्टॉलमेंट्स भी आपको दी हुई है। तो अब खेल सुनो, इस बार तीनों किस्त अलग अलग है, दिख ही रही है आपको। तो अब क्या करना है?
ब्याज की दर है 10%, किश्त है 3, 10% का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब क्या हो गया कि 10 में एक जुड़ा 11, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग, 10 का घन, 1000 का घन। अब आपको तीनों किश्तों को बराबर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि तीनों किश्त अलग अलग है। 1620 रुपए डाउन पेमेंट करने के बाद 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाया। अगर पहली किश्त 2178 हो, तो दूसरी किश्त 2299 हो, तो तीसरी किश्त 2662 हो, है ना? तो अब ये बताओ, पहली किश्त 11 यूनिट से जो रियल में 2178 है, दूसरी किश्त 121 है जो रियल में इतनी है, तीसरी किश्त इतनी है। तो मुझे एक बात समझ में आई। देखो 1331 का दुगना है, मतलब यहां पे 2 का गुणा हो रहा है, ठीक है। 121 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये 19 गुना हो रहा है, ठीक है। 11 का करेंगे तो 11 एकम 11, फिर इसके बाद कितना बचेगा आपका? 11 इंटू 9 99, 11 इंटू 8 88, ये 198 है। तो कुल मिलाकर इधर 198 का गुणा करो, इधर 19 का गुणा करो और इधर 2 का गुणा करो, तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 1980, ये बन जाएगा 1900 और ये बन जाएगा आपका 2000। तीनों को जोड़ दो तो ये आ गया 80, 9 और 9 18 का 8, कैरी 1, 2 3 4 और 5। समझ गए? मतलब आपको 5880 रुपए फाइनेंस किया गया था, जिसको आपने 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे किया, ठीक है। 3 इंस्टॉलमेंट में पे किया। तो समझना हुआ क्या होगा कि जितने का रेफ्रिजरेटर था उसमें से 1620 देने के बाद 5880 बचा होगा, जिसको आपने फाइनेंस कराया। ये 1620 इधर जाके जुड़ जाएगा, तो 1620 जुड़ने के बाद रेफ्रिजरेटर कितने का होगा? वो 7500 का होगा। ये आपका आंसर है। बोलो, अब आनंदित महसूस कर रहे हो? प्रफुल्लित महसूस कर रहे हो? हम्म। ठीक है जी, कोनो दिक्कत परेशानी? इसका मतलब समझ में आया भाई? आप ऐसे समझिए कि ये डबल है, ये 19 गुना है, ये 198 गुना है। तो इधर आपने करा तो ये आपको प्रिंसिपल ही, तो ये वाला साइड प्रिंसिपल होता है ना। तो इतना पैसा फाइनेंस कराए थे तुम, तो 1620 जुड़ गया, शुरुआत 7500 से हुई होगी, ठीक है। तो अगर अलग अलग किश्त का सवाल आए तो ऐसे करते हैं। किश्त अलग अलग है तो कुछ करना ही नहीं अपने को, ऐसे उसको देखना रहता है, फिर उसको सेम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कैसे पता चलेगा हमें गुना है? तो आप जब 2662 में 1331 का भाग दोगे तो ये दुगना आएगा। सबका भाग दिया ना। 2299 में अगर 121 का भाग दोगे तो 19 आएगा, ठीक है। 2178 में 11 का भाग दोगे तो 198 आएगा। ऐसे पता चलेगा, ठीक है। चलो भैया, अगला सवाल। हम्म। ये भी एकदम आपका रूम जो है धुआं धुआं कर देगा अभी। पढ़ो सवाल को 2 बार अच्छे से, फिर मैं समझाता हूं। ठीक है। एक व्यक्ति ने एक निश्चित पैसा बैंक में जमा किया। बैंक उसे प्रतिवर्ष 10% के हिसाब से ब्याज देती है। पहले वर्ष के अंत में 3500 रुपए जमा करता है ना? पहले वर्ष के अंत में 3500 रुपए जमा करता है। दूसरे वर्ष के अंत में 5000 रुपए निकालता है। तीसरे वर्ष के अंत में उसे 18700 रुपए मिलते हैं। प्रारंभिक निवेश क्या था? ठीक है। हम्म। ठीक है।
चलो अब सुनो, देखो यहां पे क्या करेंगे, 3 साल का सवाल है, ये सवाल एकदम अलग है, डिफरेंट क्वेश्चन है, किस्त वाला पार्ट नहीं है ये। हम यहां लिखेंगे पहला साल, फिर हम लिखेंगे दूसरा साल, और फिर हम लिखेंगे तीसरा साल। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख दो, इसको आप ऐसे लिख दो। ठीक है, ब्याज की दर कितनी है, 10% है, तो 10% का भिन्न में मान कितना होता है, 1/10। तो देखो 10 पर 1 लगेगा 11, 10 पर 1 लगेगा फिर से 11, फिर 10 पे 1 लगेगा तो फिर से हो जाएगा 11। आ रही बात समझ में? ठीक है, आपने शुरुआत में कुछ पैसा जमा किया, लेकिन कितना किया नहीं पता। 1 साल के अंत में आपने 3500 और जमा करे, मतलब आपने 3500 रुपए और जमा करे तो 3500 लिख दिया। दूसरे साल के अंत में आपने 5000 निकाले, तो आपने 5000 निकाले तो 5000 निकाल लिए। और सबसे आखिरी में आपको कितना पैसा मिला, 18700, है ना। अभी पूरा समझो, आपको खेल समझ में आएगा कि यहां क्या चल रहा है। भाई मैंने कोई पैसा जमा किया, 1 साल के बाद उसमें ब्याज जुड़ के वो कुछ पैसा बन गया, फिर मैंने अपने अकाउंट में 3500 रुपए और जमा करे, फिर उसमें ब्याज जुड़ के दूसरे साल के अंत में कुछ बना, फिर मैंने 5000 निकाल लिया, फिर जितना बचा उस पर ब्याज जुड़ा, और 3 साल के बाद में मुझे सबसे आखिरी में कितना मिला, 18700। 18700 रुपए मुझे मिले। अब मुझे एक बात बताओ, 11 की वैल्यू 18700 है, ठीक है, सबसे आखिरी में 18000, हमें अब यहां से यहां आना है, हमें यह पता लगाना है कि 10 की वैल्यू क्या। और देखो कितने मजेदार तरीके से हम पता लगाएंगे। 11 की वैल्यू 18700 है, तो 10 की वैल्यू क्या, तो 18700 में अगर 11 का भाग देंगे तो 1 बराबर 1700 आएगा। 11 एकम 11, 11 इंटू 7 77। अगर 1 की वैल्यू 1700 है, तो इस हिसाब से 10 की वैल्यू क्या होगी, 10 की वैल्यू 17000 होगी। मतलब इस साल 17000 रुपए थे, जो ब्याज जुड़कर 18700 बन गए। अब मुझे बताओ कि आपने 5000 रुपए निकाले थे तो 17000 बचे थे, इसका मतलब इधर 5000 ज्यादा होंगे, 17000 में 5000 जोड़ो, मतलब यहां पे 22000 रुपए थे। 22000 रुपए में से 5000 निकाले तो 17000 बचे। अच्छा, 22000 जो है वो 11 के बराबर है, तो अगर 11 की वैल्यू 22000 है, तो 10 की वैल्यू क्या होगी, 20000 होगी, है ना। 11 दूनी 22, 10 दूनी 20, ये 20000 थे। 20000 रुपए 3500 रुपए मिलाने के बाद बने, 3500 रुपए मिलाए तो 20000 बने। मतलब इस तरफ क्या होगा, इधर 3500 कम करो तो यहां 16500 रुपए थे। समझ रहे बात, 16500 थे, तो 16500 रुपए अगर 11 के बराबर है तो 10 बराबर कितना, तो 11 एकम 11, 11 पंजे 55, मतलब शुरुआत में आपने 15000 रुपए जमा किए होंगे। ये आपका आंसर है, ऑप्शन डी, 15000। फिर से समझा रहा हूं, पहला साल 10 से 11, दूसरा साल 10 से 11, तीसरा साल 10 से 11, सबसे आखिरी का 18700। 18700 अगर 11 के बराबर है तो 1 का मान 1700, तो 10 का मान 17000। मतलब तीसरे साल में शुरुआत में 17000 रुपए थे, जो 18700 बन गए। अब 17000 रुपए 5000 रुपए निकालने के बाद हुए, तो पहले 22000 थे, 5000 निकाले तो 17000 बचे। 11 की वैल्यू 22000, तो 10 की वैल्यू 20000। 20000 रुपए 3500 मिलाने के बाद बने, 3500 मिलाया तो 20000 हुए, इसका मतलब पहले 3500 कम था। 11 की वैल्यू 16500, तो 10 की वैल्यू क्या, आंसर आ जाएगा 15000, 15000। अब बोलो, कोई डाउट हो तो बिंदास पूछो, बशर्ते आपने प्रश्न अच्छे से पढ़ा हो। पैसा ट्रांसफर हो रहा है पहले साल से दूसरे साल, दूसरे साल से तीसरे साल, बीच में निकाला, बीच में मिलाया, बस ये चीजें चल रही हैं। ठीक है, आनंद मंगल, धुआं धुआं हो गया।
चलो सही है, नो डाउट। हम्म। हम्म। चलो सही है। तो आज इतने ही क्वेश्चंस लिए थे, आज के लिए इतने क्वेश्चंस पे हम रुकेंगे। जैसा मैंने कहा कि कल आपको मैं प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, जो चीजें ऑलरेडी आपको सिखाई है कल वो क्वेश्चंस करेंगे और इस चैप्टर का समापन करेंगे। और फिर नया चैप्टर टाइम एंड वर्क वाला अब स्टार्ट होगा। तो समय कार्य, नल टंकी, चेन रूल, ये सब चीजें हम जल्द ही अब पढ़ेंगे। ओके, डन। चलो तो आज का एक बार रिवीजन करो मस्त मजे से, और बाकी कल इसके आगे बढ़ते हैं और चीजों को फिनिश करते हैं, है ना। 15,000 में 3500 क्यों नहीं जोड़ा? 15,000 में 3500, 15,000 में 35, 15,000 में 3500 कहां है यार? देखो 15,000 रुपए में ब्याज जुड़ा तो 16,500 बना, फिर आपने 3500 जमा करे तो 20,000 हो गए, फिर ब्याज जुड़ के 22 हो गए, 22 में 5,000 निकाल लिए तो 17 बचे, फिर ब्याज जुड़ के, ऐसे चल रहा है, कहीं भी ऐसे नहीं हम जोड़ सकते। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय।